दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी टीचिंग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में। तो बच्चा, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक सभी जितने भी टीचर्स हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं कभी न कभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जो है टेक्निक रहती है। तो वही बात करने वाला हूँ। जैसे कि बात करता हूँ कि सर्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है। सर्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग यानी इसका मतलब होता है कि एक छोटी सी टीचिंग, यानी छोटी सी टीचिंग में आप उसको कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कितना क्लास का साइज रहता है, कितने मिनट पढ़ाएंगे, ये आपको सभी जो है इस माइक्रो टीचिंग में देखने को मिलता है। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। अब बात करूँगा कि यह टीचिंग की एक छोटा रूप है। ठीक है, जो माइक्रो टीचिंग होता है बच्चा, तो वो जो है एक टीचिंग का छोटा रूप है। यह टेक्निक सबसे पहले कहाँ पर यूज़ हुई और इसकी स्थापना कब हुई, तो वही बात करते हैं कि यह टीचिंग सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर, तो वो बच्चा आपका कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, यूएसए से ये टीचिंग जो है स्टार्ट हुई और ये आपका 1960 और डेवलपमेंट यानी 1960 में ये टीचिंग मेथड जो है डेवलप हुई। जैसे कि इसका नाम ही है माइक्रो टीचिंग, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे काम होते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले जो है इसकी खोज किसने की, तो वो आपका DW एलन के द्वारा बताया गया। इसमें इनके द्वारा ये बताया गया माइक्रो टीचिंग में कि कितना आपका बच्चों क्लास में बच्चों का संख्या होती है, कितना आपका साइज होती है और कितने यानी टाइम आप टीचिंग करते हैं, वो सब अभी जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अब बात करेंगे क्लास का साइज, तो क्लास का साइज कितना रहता है माइक्रो टीचिंग में, तो वो आपका 5 से 10 बच्चों का साइज रहता है। टाइम कितना रहता है, तो 6 मिनट, यानी इसमें बच्चा कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो हर स्टेप्स जो है ये इतने मिनट के होते हैं। ऑल टाइम की अगर बात करेंगे तो वो 36 मिनट। देखो बच्चा, आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठने वाले हैं। अगर आपको इस माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन अगर उठता है एग्ज़ाम में, तो 2 जगह से उठता है। एक तो बात करेंगे कि टोटल टाइम यानी टोटल टाइम कितना होता है, तो 36 मिनट का। ठीक है, 36 मिनट्स का होता है। और कितने स्टेप होते हैं, तो स्टेप बच्चा यहाँ पे 6 मिनट्स आपके 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप, लेकिन मोस्टली जो है 5 स्टेप माने जाते हैं। ठीक, कितने माने जाते हैं, 5 स्टेप माने जाते हैं। वो अभी हमें समझाऊंगा कि 6 स्टेप थे तो कैसे जो है 5 स्टेप माने जाते हैं। और टोटल टाइम्स कितना होता है, तो 6 मिनट्स। ये 3 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं अगर माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन उठता है तो बस ये 3 क्वेश्चनों में ही रह जाता है। जैसे बात करते हैं कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत, अब हमने जो है ये देख लिया कि विदेशों में स्टार्ट हुई, किसने किया, तो DW एलन के द्वारा बताया गया। तो अब भाई कहते नहीं कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो अब भारत में भी सूक्ष्म टीचिंग यानी माइक्रो टीचिंग की शुरुआत हुई। किसने हुई, DD तिवारी में की। और कहाँ पर की, तो ये आपका इलाहाबाद में स्टार्ट हुई। तो ये आपको पता होगा कि भारत में DD तिवारी के द्वारा 1967 में, और जो है कहाँ पर, इलाहाबाद में। वैसे अगर माइक्रो टीचिंग की स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे पहले, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्टअप हुई। कहाँ पर, USA में 1960 में डेवलप हुई। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे पॉइंट की ओर। जैसे कि बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या, आप कैसे किस टेक्निक से पढ़ाते हैं, कैसा आप पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको इस साइकिल्स के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बात करेंगे प्लानिंग। जैसे मान लो ये
जैसे मान लो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने दिमाग में जो है माइंड क्लिक होता है, प्लान बनाते हैं। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए प्लान बनाते हैं। जैसे कि मान लो आप पढ़ाने ही जाते हैं तो क्या होता है, प्लान बनाते हैं कि कौन सा नोट्स आपको किस क्लास में ले जाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ये भी करना है, ये नहीं कि आप कोई भी चैप्टर ले जाएं और उस बच्चे की दृष्टि से देखा जाए कि बच्चे कितना कहने का मतलब समझते हैं। तो उसी टाइप से आपको क्या करना होगा कि जो है उतना अच्छा आपका वो होना चाहिए, यानी आपका मटेरियल होना चाहिए कि कितना पढ़ाते हैं और कितनी देर तक पढ़ाते हैं, कितने बच्चे समझ में आते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, टीचिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड देखा जाए तो वो आपका प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद भैया आप मान लीजिए आप गए हैं कहाँ पर, प्लानिंग के बाद आप प्लानिंग कर चुके हैं तो आप जा रहे हैं रूम में, यानी क्या करने, शिक्षण के रूम में, यानी टीचिंग करने के रूम में। ठीक, तो ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप के बाद क्या बात करेंगे, आपका टीचिंग, यानी आपका जो है फीडबैक। अब आपकी बारी आ गई फीडबैक के बारे में। अच्छा, फीडबैक क्या है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही आसानी भाषा के रूप में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बात करेंगे कि इसे मान लो प्लानिंग तुमने की, कुछ भी काम करना है तो आपको प्लानिंग की, यानी मान लीजिए टीचिंग पर ही बात कर लेते हैं कि आप टीचिंग करने से पहले क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमको कैसे क्या करना, कितने टाइम और कैसे पढ़ाना है। फिर दूसरी बात क्या होगा, आपको जब टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है किस लहजे में और किस लैंग्वेज में और कैसे टेक्निक से हमको पढ़ाना है। अब बात होगी कि हम क्लास में जा चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, तो बस उसकी फीडबैक के बारे में कि कितना अच्छा मटेरियल मेरा था, कितना अच्छा पढ़ाए हैं और कितना अच्छा जो है बच्चों को समझ में आया है। तो वो जो है आपका फीडबैक हुआ। जैसे मान लो कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसमें से मान लो 5 से 10 बच्चे आपके इस क्लास में हैं, तो उसमें से कितने बच्चों को समझ में आया। जैसे मान लो आप यूपी स्पेशल पढ़ाए हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल में क्या होता है कि कितने क्वेश्चन आपके उठे हैं, ठीक है, कितना क्वेश्चन आप उठे हैं, कितना बताएंगे और बच्चों को कितना समझ में आया, ये आपका फीडबैक हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कितने एंगल पे खड़े होकर पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड पर। तो ये 45 यानी 45 जो है ट्रायंगल से जो है वो बच्चे को टीचर पढ़ाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन उठे, एक आपका एंगल हो गया, यानी 45 एंगल पे पढ़ाता है। फिर दूसरा हो गया कि कितने मिनट्स का होती है टीचिंग, 36 मिनट की होती है, कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बस यहीं से उठते हैं, लेकिन आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। फिर फीडबैक जब हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रीप्लानिंग करेंगे। भाई जैसे मान लो हमने पढ़ाने गए, अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाए, बच्चों नहीं बता पाया, तो रीप्लानिंग का मतलब है भैया कि फिर से जो है प्लान करेंगे कि अब जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन कठिन थे, लेकिन हमको क्या होगा, बच्चों के अनुसार पढ़ाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है सरल भाषा में उसको पढ़ाने का जो है प्लान करेंगे, ठीक। तो ये होगा आपका रीप्लानिंग। रीप्लानिंग के बाद फिर जाएंगे आपका टीचिंग, ठीक है, फिर टीचिंग करने जाएंगे और फिर टीचिंग करने के बाद फिर से जो है आपका फीडबैक करेंगे, यानी फिर से जो है पूछेंगे। तो ये आपकी टोटल जो है साइकिल से हुई, यानी किसकी, माइक्रो टीचिंग की, कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर आपको क्या टीचिंग करेंगे, टीचिंग करने के बाद आपका फीडबैक देंगे। अगर आपको फीडबैक अच्छा आया तो ठीक ठाक है, अगर नहीं आया तो फिर से रीप्लानिंग करेंगे और टीच करेंगे। फिर उसके बाद फिर से फीडबैक लेकर अपना जो है कैसे पढ़ाया, कौन सा कितने बच्चे समझ में आया, ये जो है आपका फीडबैक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, ये जो हमने माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल बताई है वो जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कि इसको हिंदी में बता देते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आप पाठ्य योजना बनाएंगे, वही प्लानिंग करेंगे। पाठ्य योजना के बनाने के बाद शिक्षण करेंगे, यानी टीचिंग को जो है ही शिक्षण बोलते हैं।
फिर उसके बाद फीडबैक करेंगे, यानी फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहते हैं। फिर पुनः योजना और पुनः शिक्षण के बाद पुनः प्रतिपुष्टि, यानी पुनः यानी री टीचिंग के बाद फिर री आपका फीडबैक करेंगे। ये आपका साइकिल्स हुआ। तो यहाँ पर आज इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया आपको, माइक्रो टीचिंग के बारे में। कितने क्वेश्चन उठने वाले हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन इससे मोस्टली उठेंगे। बहुत ही पूछ लेंगे, तो ये पूछ लेंगे कि विश्व के स्तर लेवल पे कहाँ पहले ये टीचिंग स्टार्ट हुई। तो आपका यूएसए में किस यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कब, 1960 में डेवलप हुई। भारत में कब हुई, तो आपका 1967 से। और किसने, डी तिवारी ने। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से उठने वाले हैं और आप जो है बताने वाले हैं। यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। अब उसी मोस्टली उसी चैप्टर से आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है सीडीपी में आपको जो है लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में बच्चा क्या करेंगे, लिंग। अब लिंग तो भाई सुनने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सभी जो है सब्जेक्ट में आपका यूज़ होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में भी यूज होता है और इंग्लिश में भी यूज होता है। लेकिन मैं बात करूँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, वो तो आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइप बताए हैं कि कितने टाइप का होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये क्या है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ सेक्स की और जेंडर की, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, सीटेड हो, टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस हो, कभी भी, तो कहीं ना कहीं आपके जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये नहीं कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। भैया कहीं ना कहीं हिंदी बहुत टफ होती है। हिंदी अच्छों की जो है पैंट गीली कर देती है। तो जो है आपको हिंदी भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो जब कभी आप ये जो है पॉइंट जो है ये आपको हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। जैसे कहीं पर सेक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल, क्या होगा, जैविक प्रोसेस होगा। क्या होगा, इसको बायोलॉजिकल को कहते हैं जैविक क्रिया। अगर आपको कहीं पर भाई पॉइंट एक ही लिख कर आएगा और क्वेश्चनों के 2 होंगे। अगर कहीं पे सेक्स लिखा है तो बायोलॉजिकल जैविक क्रिया से आप टिक लगाएंगे, और कहीं पर जेंडर लिखा आएगा, जेंडर के बारे में बताना होगा, तो वहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविटी यानी सामाजिक जो है आपका क्रिया के बारे में आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सेक्स के रूप में और जेंडर के रूप में। अगर देख लीजिएगा कि अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा साइड में, अब तो क्वेश्चन पेपर क्या रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहते हैं, तो झांक करके जो है इंग्लिश की तरफ से जो है देख लीजिएगा कि कौन सा ये इस मतलब पॉइंट के बारे में ज़रूर आपको देखना है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना। तो ये जो है आपको देख लेना कि कौन सा पूछ रहा है। ठीक, अगर सेक्स पूछेगा तो आपको जैविक क्रिया यानी बायोलॉजिकल पर लगाना होगा आंसर, और अगर जेंडर पूछेगा तो वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट पर यानी सामाजिक संरचना पर, हिंदी में भैया लिख दें, सामाजिक संरचना पे जो है आपका टिक लगाना होगा। अब उन्हीं में से कुछ पॉइंट हैं, जेंडर में से कुछ पॉइंट हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि बात करेंगे स्टीरियोटाइप के बारे में। स्टीरियोटाइप की हिंदी देख ली जाए तो रूढ़बद्धता। सीटेट के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं पर कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको रूढ़बद्धता मिलता है तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, हमेशा 90% आपका सही होगा और 10% जो है आपका ऐसे होगा। तो आपको 90% जो है रूढ़बद्धता पे लगाना है। ये क्या है रूढ़बद्धता यानी स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये एक समाज की परंपरा को मानकर चलना स्टीरियोटाइप कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट और जो है पास्ट के बारे में जो है तुलना कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि पहले के जो बूढ़ बुजुर्ग थे तो क्या थे, यानी जैसे मान लो कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहनना अगर हो तो पहले क्या है, पहले नॉर्मल कपड़ा, नॉर्मल पैंट और नॉर्मल टी शर्ट पहनते थे। अब जो है बात करेंगे तो क्या होता है, जीन्स, लोग बच्चियां आपके जीन्स टॉप पहनती हैं। पहले क्या है, नॉर्मल सूट पहनते थे। तो ये जो है आपका कल्चर है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है आपका स्टीरियोटाइप है, रूढ़बद्धता है कि अगर कहीं पर भी आपका अच्छा परिवार है तो वहाँ पर अगर आप समाज में जाएंगे तो जो पुराने रीति रिवाज के कपड़े हैं या पुराने जो है उसको मानते हैं, जो मतलब कहने का मतलब वो है, तो वही जो है आपका पहनेंगे। जैसे कि बात करते हैं बायसनेस, तो वो आपका स्टीरियोटाइप हो गया। बायसनेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मान लो उठता है कि जैसे
क्या होता है कि जैसे मान लो एक बाज़ार में लड़की जाती है बाज़ार में और दूसरी लड़की बच जाती है बाज़ार में, तो क्या होता है कि जो है वो उसका कल्चर का जो है डिफरेंस दिखाएगा। ठीक है, आपके बाज़ार में जाने से कोई लड़की जाती है और ये पिछले जो है बच्ची जो है आप बाज़ार जाती है, तो वो जो है दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा और वो जो है उसका कल्चर है। उसके बाद आज बात करेंगे जिससे बारे में बात करेंगे बाइसनेस के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? तो ये कोई जहर की पुड़िया नहीं है, ये जो है एक पॉइंट ही है उसी में से जो आपको बताने वाला हूँ आगे। किसी भी पक्ष की एक तरह झुक जाना बायसनेस कहलाता है। ठीक, मैं आपको बता दिया। जैसे कि बायसनेस बच्चा क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बायसनेस ये एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मान लो आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, एक क्लास में बैठे हैं तो एक क्लास में बच्चे भी बैठे हैं और लड़कियाँ भी बैठी हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर मान लो मैडम पढ़ाती हैं तो वो बच्चे की तरफ झुकेंगी और टीचर पढ़ाते हैं तो मोस्टली वो क्या होते हैं, लड़कियों तरफ झुकते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आप अपना जो है बायसनेस बताता है, यानी किसी एक की तरफ झुकना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में क्या बताते हैं कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लोग या तो लड़का की तरफ से झुक जाएंगे या तो जो है उसके तरफ से झुक जाएंगे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, एक आपको बताना होगा कि जैसे एक लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो दो बच्चे हैं, यानी एक लड़की है और एक लड़का है। तो जैसे मान लो घर वाले कह रहे हैं कि लड़का जो है लड़के ही सीख पाएंगे बच्चे, ना कि लड़कियां। तो यहाँ पर कौन सा आपका कल्चर प्रभावित हुआ, कौन सा आपको टाइप्स दिखा? तो यहाँ पे आपको बायसनेस। क्योंकि आप एक ही तरफ झुक चुके हैं, यानी आप बोल रहे हैं कि लड़के ही बाइक सीख पाएंगे, ना कि लड़कियाँ। तो ये क्या हुआ, एक तरफ झुकाव लेना, तो ये आपका बायसनेस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी पॉइंट बताए हैं अपनी तरफ से बच्चा, तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाया हूँ। जो भी समझ में आपको नहीं आया है तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट फिर से समझा दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इमोशन। अब वहाँ पे जेंडर के बारे में आप ख़त्म हो चुका है कि जेंडर क्या होता है बच्चा, कितने प्रकार के होते हैं, एक आपका सेक्स और एक का जेंडर। इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिएगा, जब कभी आप पेपर देंगे सीटेट का, सुपर टेट का, टेट का, तो आप जो है इंग्लिश की तरफ झांक करके देख लीजिएगा कि क्या लिखा है। जो भी लिखा होगा तो उसी के अनुरूप आप क्वेश्चन लगाना है। फिर उसके बाद टाइप देख लीजिएगा कि स्टीरियोटाइप क्या कहती है हमारी, और जो है बायसनेस कहलाती है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है बच्चा कि पुरानी चाल में चलना, ठीक है, यानी पुराने परंपराओं को लेकर चलना। जैसे मान लो फिर से बता रहे हैं वही कि जो है जब कोई अच्छा परिवार होता है तो पुरानी परंपरा से चलती है, बेकायदा सूट पहन के, साड़ी पहन के। और अब के कल्चर में जो है जीन्स टॉप, ये जो है आपका पुरानी परंपरा यानी स्टीरियोटाइप है। बायसनेस का मतलब होता है किसी एक की तरफ झुकाव करना, यानी दो बच्चे अगर हैं तो आप किसको ज़्यादा मानते हैं, किसको कम मानते हैं। तो जो ज़्यादा मानते हैं या कम मानते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, बायसनेस हुआ, यानी एक किसी तरफ आप झुकाव ले लिए हैं। तो अब बात करते हैं इमोशन की तरह। इमोशन क्या होता है, संवेग क्या होता है बच्चा, इमोशन। यानी अब आज की डेट में देखा जाए तो हर आपके व्यक्ति के पास इमोशन होता है, ठीक है, बिना इमोशन के कोई काम नहीं होता है। इमोशन कहाँ पर होता है, शरीर के किस भाग से करते हैं और कैसे करते हैं। तो इमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं न कहीं जो है मनुष्य क्या होता है, मानसिक कौशल होता है। इमोशन एक क्या होता है, मानसिक कौशल। क्वेश्चन आएगा कि इमोशन कैसा कौशल है, यानी मानसिक है, शारीरिक है, ठीक है, संवेगात्मक है, कैसा है आपका। तो वो आपका क्या है, मानसिक कौशल है, ठीक है, मानसिक स्किल है, ठीक है, माइंड स्किल को इमोशन बोलते हैं। अगर देखेंगे वाटसन के अनुसार तो ये आपके इमोशन होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होता है, एक डर, क्रोध और भय। ये आपके वाटसन के अनुसार है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वाटसन के अनुसार और मैकडूगल के अनुसार। सबसे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं मैकडूगल के अनुसार कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देख लीजिए भाई कि वाटसन के अनुसार इमोशन आपका डर, क्रोध और भय, ये क्या है, इमोशन तो ये, यानी कोई जब डांटता है तो आप माइंड में क्या होता है कि डर सा पैदा होता है,
क्रोध कोई गुस्सा होता है तो माइंड में उसके गुस्से से सामने वाले को मतलब वो डर जाता है कि वो कितना गुस्सा करते हैं। फिर भय, भय क्या होता है, जैसे मान लो अचानक किसी की बात सुन गई कि जैसे मान लो रात हुई, ठीक है, आप किसी बात सुन गए कि चोरी हो गई कहीं पर या कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो वो क्या होता है, एक भय बन जाता है, तो उसको भय। तो ये सब क्या है, अपने इमोशनल तो ही हैं। तो मैकडूगल के अनुसार बात करेंगे तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है आपका कितने होती हैं, 14 होती हैं। और वाटसन के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 3 प्रकार के बताए हैं आपका इमोशन। फिर बात करेंगे नोट्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन, इसमें नोट्स में जो बच्चा क्या लिखे हैं, नोट्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखे हैं, लेकिन नोट्स में ये लिखे हैं कि आपको 1 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं कहीं पर भी, कभी भी आप टीचिंग एग्जाम दीजिए, कोई भी अच्छा से अच्छा एग्जाम, जैसे मान लो बीपीएससी है, केवीएस है, DT+B है, सुपर टेट है या सीटेट है, कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो आपका संवेग और संज्ञान एक दूसरे क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, तो संवेग और संज्ञान आपका एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे जुजोंग के अनुसार। किसके अनुसार, जुजोंग के अनुसार। वे क्या कहते हैं संवेग इमोशन के बारे में, ये कहते हैं कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। बस यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। अगर आपका इमोशन से जो क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। इमोशन से अगर क्वेश्चन उठेगा तो सबसे पहले देखा जाए कि इमोशन है क्या। तो इमोशन एक आपका मानसिक कौशल है, यानी माइंड्स स्किल है। फिर वाटसन के अनुसार इमोशन कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। फिर मैकडूगल के अनुसार वो 14 प्रकार के होते हैं। और 2 क्वेश्चन ये हैं कि संवेग और संज्ञान क्या है, तो वो जो है आपके एक दूसरे के सन्निहित है, यानी एक दूसरे में मिले घुले हैं। ठीक है, मान लो। और जजांग के अनुसार पूछेगा तो वो आपका संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी यहाँ पे बताया है कि ये एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, यानी एक दूसरे में सन्निहित मीन्स होता है कि मिले रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ पार्ट संवेग का और कुछ पार्ट जो है क्या होता है संवेग का और कुछ पार्ट संज्ञान का, ये जो है आपको आपस में कंटेक्ट रहते हैं। लेकिन जजोंग ने क्या बताया है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जजोंग के अनुसार है। अब फिर यहाँ पे बात करेंगे मोटिवेशन। यहाँ पे बच्चा आपको बता दूं कि 2 टॉपिक हमने जो है बहुत ही आसानी भाषा में ख़त्म कर चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक लेकर के आ चुके हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यानी आपको मान लो जैसे कोई भी आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको मोटिवेशन मिल गया है किसी से तो वो जो है आपका जो है पढ़ने में मन लगेगा। सबसे पहले अगर मोटिवेशन देखा जाए तो चाहे पढ़ाई में हो चाहे कुछ भी लेकर के हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो आपका अपने माता पिता होते हैं, बाप और माँ होती है, क्योंकि यही एक मोटिवेशन पूरी दुनिया को चलाता है। क्योंकि जब वो अपने आप को पाल करके जो है आगे बढ़ाए हैं, तो तुम्हारा धर्म होता है कि वो जो है उनको आप पालो। ठीक है, अपनी पीढ़ी को आगे देखो, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा की बात करेंगे तो ये किस लैंग्वेज में लिया गया है। सबसे पहले कोई भी शब्द होता है तो कोई ना कोई लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये लैटिन भाषा में यूज़ किया गया है, किसके, मोवेर के द्वारा। ठीक है, मोवेर प्लस मोटम, ये 2 शब्द जो है आपको लैटिन भाषा में यूज़ किया गया है, से बने हैं। जैसे मान लो मोटिवेशन यानी मोवेर प्लस मोटम से बना है, किस भाषा में, तो लैटिन भाषा में। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा तो लैटिन भाषा वाला क्वेश्चन उठेगा। बस ये आपके टुकड़े करके नहीं देंगे, अगर दे देंगे लेकिन नज़र में डाल लो कि देंगे तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, यहीं से केवल क्वेश्चन उठेगा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, मौसम, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। मैं आपको ये बताना हूँ, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है बच्चा कि अंदर से, यानी जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, तो आप इंटरनल का मतलब होता है आप कितना समझे हैं। ठीक है, अंदर से कितना लेते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कई टाइप के बच्चे होते हैं। कोई होता है तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से उड़ा देता है। कोई होता है कि आराम से बैठ के सुनता है, उसको नोट करता है, कहीं जहाँ जहाँ पर पॉइंट उसको अच्छा लगा वो नोट करता है। कोई बच्चा होता है कि केवल सुनता ही है, इधर उधर देखता है और सुनता है। कोई बच्चा होता है तो क्या होता है, वो केवल ऐसे सो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब बच्चे के टाइप्स हैं क्लास में। और ये जो है आपके जब पढ़ाते हैं तो ये कैसा वो बिहेव करता है, यानी इंटरनल की
आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे, एक्सटर्नल मीन्स होता है कि मान लो कोई बच्चा अगर इंटरनल है, मतलब मान लो कोई जो बच्चा होता है, मैं बता दूं यहाँ पे कि जो इंटरनल वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं कि कहीं न कहीं जो है कोई भी अगर बात होती है तो वो अपने मन में रहते हैं, दूसरे को बताते नहीं हैं। जैसे मान लो क्लास में बहुत बच्चे होते हैं जो जलते हैं, यानी कहते हैं जलने का मतलब ये है कि ये नोट्स हम अच्छा से पा गए, हम ही जो है ये लर्न करके जो है एग्ज़ाम में पास हों, दूसरा वाला बच्चा ना पास हो, इसको दूसरा नोट्स, ये वाला नोट्स ना मिले, और मतलब ये बुक ना मिले, ये इस तरह जान ना पाए, तो ये इंटरनल वाले होते हैं, ठीक है, जो अपने मन में ही रखते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो है कोई भी बात होती है तो वो जो क्या होते हैं दूसरों से शेयर कर देते हैं, यानी अपने दोस्त से शेयर कर देते हैं, चाहे वो पढ़ने में है, चाहे कोई भी बात लेकर हो। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल और इंटरनल जो है मोटिवेशन आपको बहुत ही हमने सरल भाषा में बताने की कोशिश की है, और आप जो है बहुत अच्छी भाषा में जो है आप समझ गए होंगे कि इंटरनल भाषा क्या है और एक्सटर्नल भाषा क्या है। अब बात करेंगे कि इसके सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। एक सिद्धांत क्या है, एक आपके वैज्ञानिक थे मैस्लो साहब, तो वो जो है आपको अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन उठता है कि जो है मैस्लो का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशन आप द प्रिंसिपल किसने दिया था, तो वो जो है आपका मैस्लो ने दिया था। बात करेंगे कि पदानुक्रमित आत्मसिद्धि का सिद्धांत, ये जो है आपका 1968 और 1970 में हुआ था। 1970 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है ये हुआ था 70 में, जो कि आपका दूध से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर 70 हमको दिखा तो हमको थोड़ा रिलेट हुआ कि यहाँ पे इसी डेट से जो है, सन से जो है ऑपरेशन फ्लड भी शुरू हुई थी। बात इसमें क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होती है कि भूख और प्यास, सोना और सेक्स, etc। सबसे पहले अगर बात करेंगे बच्चा कि आपको अपने जीवन में कैसे कुछ करना है, कैसा महसूस करना है, तो पहला स्टेप अगर आपको पता होगा तो भूख, प्यास, सोना, सेक्स और etc। यानी एक मनुष्य में जो है, एक मनुष्य में यहाँ इसको सबसे पहले स्टेप जो है यही होना चाहिए, यानी उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सोना भी लगता है और सेक्स भी लगता है, शारीरिक आवश्यकताएं। यानी पहले स्टेप में क्या मनुष्य क्या होता है, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज में किसने बताया, मैस्लो ने बताया। तो ये जो है उसकी दैहिक आवश्यकता, यानी पहली अगर स्टेप में मनुष्य को यही आवश्यकता होती है। दूसरी स्टेप में देखा जाए क्या होता है कि सुरक्षा की मांग, यानी नौकरी, संसाधन। यानी एक मनुष्य में आपके सबसे पहले अगर स्टेप देखा जाए तो वो आपका शारीरिक होती है, शारीरिक में भूख, प्यास, सोना, सेक्स, etc। फिर दूसरी में देखा जाए सुरक्षा, यानी इन सबको पाने के लिए आपको नौकरी होना चाहिए और संसाधन भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या होता है, आत्म की आवश्यकता, यानी आत्म, दोस्त, परिवार। तीसरा होता है कि आपका आत्मीयता होनी चाहिए, यानी आपके दोस्त होना चाहिए, परिवार होना चाहिए और वाइफ, अच्छी सी एक वाइफ होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप किसी भी परिवार में हैं, अगर आपको अच्छे से, मान लो आपकी शादी हुई, अगर अच्छी आपको वाइफ नहीं मिली तो क्या होगा कि कितना भी कमाएंगे तो पूर्ण नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अच्छा परिवार आपको होगा तो कोई भी मतलब कितना भी कमाएंगे, बहुत ही छोटी पूंजी में कमाएंगे तो आपका बहुत अच्छा सा परिवार चलेगा, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे समझने वाले होंगे। अगर वहाँ पे परिवार अच्छा नहीं हुआ तो भाई लाले पड़ जाएंगे। तो ये जो है आपका तीसरा हुआ। चौथा हुआ आत्मसम्मान, सम्मान की आवश्यकता। इसमें क्या होता है आत्मसम्मान की, इसमें क्या होता है जब आपको सारी आवश्यकताएं मिल गई तो बस केवल आपको रिस्पेक्ट करना है, सारे परिवार की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, तो वो आपके आत्मसम्मान। और उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका आत्मसिद्धि, यानी जब आप सम्मान भी कर चुके हैं, सबसे पहले स्टेप शारीरिक आवश्यकता, यानी शारीरिक आवश्यकता में आपकी पूर्णतः हर चीज़ डेवलप हो चुकी है। फिर आपको सुरक्षा की मांग लेकर आप बढ़िया संपन्न हैं, नौकरी, संसाधन भी आपके पास है और एक अच्छा परिवार भी आपके साथ है, और उस अच्छे परिवार में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आपको क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी आपको, यानी आत्मसिद्धि मिल जाएगी। तो ये आपका था मैस्लो के बारे में, अब्राहम मैस्लो के बारे में, और उसके प्रिंसिपल्स थे। मोटिवेशन के बारे में हमने बताया कि आंतरिक वाले कौन होते हैं, यानी जो मन में बातें रखे रहते हैं वो। लेकिन यहाँ बता दें आपको भाई, एक लॉजिक की बात है, मैं लॉजिक की बात बताने वाला हूँ जो मतलब जानते नहीं। जैसे मान लो अभिप्रेरणा और बाह्य वाले, यानी आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। कभी भी देख लीजिएगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जो इंटरनल बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी जो मन में ही रखते हैं भाई
बहुत ही पूछ लें, बता दें आपको, जहर वाले बच्चे होते हैं। और जो एक्सटर्नल होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही नेक दिल के होते हैं, क्योंकि वो कोई भी बात को दिमाग में नहीं रखते हैं। यानी लड़ाई करो या कुछ भी करो तो वो जो है आपके पूरे दिमाग में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे होते हैं यानी एक्सटर्नल वाले। इंटरनल वाले क्या होते हैं कि थोड़ा जो है जहर टाइप के होते हैं, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं कोई भी बात को लेकर जो है वो सबसे पहले भयभीत हो जाते हैं, और जो है वो एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, और वो क्या कहते हैं कि भैया जो अच्छे होते हैं वो बाहर दिखते हैं, और जो वश होते हैं तो अंदर अंदर ही घुस जाते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आज आपको 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, एक मैक्रो टीचिंग, एक इमोशंस और मोटिवेशन। ये 3 चैप्टर बच्चों आपको कैसी लगी। आज इस 3 चैप्टर में आपको मैं बता दूं कि अगर जब भी कभी आप टेट, सुपर टेट और KVS DSSB में से क्वेश्चन अगर देंगे पेपर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैप्टर में से पूछते हैं, जितने भी नंबर पूछे हैं, मैं आपको नंबर क्यों काउंट कराऊं कितने नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप सारे के सारे बहुत ही सरल भाषा में कवर कर लेंगे। क्योंकि बच्चा मैं आपको यहाँ पर सारे बता दिए हैं कि अब्राहम मैस्लो, जैसे किसी ने पूछा कि मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी, तो अब्राहम मैस्लो ने दी। कितने स्टेप में थे? 5 स्टेप में थे। पहला स्टेप कौन था? हाँ बच्चा, एक क्वेश्चन ये है कि पूरा जो ये आपका हमने पिरामिड बनाया है, तो इस पिरामिड में स्टेप याद कर लीजिएगा कि भूख प्यास यानी दैहिक सुरक्षा और आत्म सम्मान और आत्म, मतलब ये पूछता है कि जैसे आत्म की आवश्यकता जो है किस स्टेप में है, तो तीसरे स्टेप में है, ठीक। यानी आपको अपने ज़िंदगी से रिलेट करिए भाई, उससे समझिए कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। भूख प्यास लगेगी, उसके बाद आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद आपको अच्छा परिवार होना चाहिए, फिर उसके बाद जब परिवार अच्छा हुआ तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, फिर आत्म सिद्धि मिलेगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ही अच्छे भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छी समझ में आया ही होगा। तो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाला हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों अलविदा कहता हूँ आज के इस दिन में, बस इतना ही। फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, एक राज की बात है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका जो है कंटेंट अपने पास बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका आप दिक्कत ना करिए, परेशानी ना करिए, आपको बहुत ही अच्छा से सब बताया जाएगा। और मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात बता दूं, एग्रीकल्चर के बारे में आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि जिस दिन से वो सीरीज स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर की, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। कि एक जैसे मान लो अगर एग्रोनॉमी की आपका सीरीज चली, तो एग्रोनॉमी कम से कम 4000 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि कहीं पर उल्टा सीधा ला के रख दें। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस पेपर से और जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं अलविदा करता हूँ और टेक केयर, धन्यवाद।